नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजे मैथ्स क्लास पर। यहां पर आपको मैं एसआई के सिलेबस से संबंधित मूल विधि और संविधान के टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो पहले हम लोग जितने अधिनियम है उस पर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अधिनियम से अक्सर क्वेश्चन आपको मिल जाता है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, आरटीआई एक्ट हो गया, है ना, घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया। ये सारे अधिनियम से हम लगभग आपको एक नया क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर जरूर मिलेगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम। पहले इसकी कुछ थ्योरी देखेंगे और उसके बाद इसके एमसीक्यू भी लगाएंगे। 20-25 एमसीक्यू लगा लेंगे तो जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो आपको पता होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो है, इसके लाने का उद्देश्य है दहेज लेने और देने पर रोक लगाना। इसका मेन पर्पज है दहेज लेने और देने पर रोक लगाना। इसके जो कुछ मेन फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है कि इसको पारित कब किया गया था। इसको पारित किया गया था सबसे पहले 20 मई 1961 को। ठीक है, इसको पारित किया गया था 20 मई 1961 को और इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 1961 को। ये दोनों ध्यान रखिएगा। पारित की बात करें तो 20 मई 1961, लागू होने की बात करें तो 1 जुलाई 1961। इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं। कुल 10 धाराएं हैं जिनको हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा अच्छे से समझा जाएगा। तो इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं भाई? 10 धाराएं हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जो आपको ध्यान रखना है कि इसे लोकसभा में सबसे पहले 1959 में पेश किया गया था। इस अधिनियम को लोकसभा में सबसे पहले 1959 में पेश किया गया था, परंतु यह अधिनियम उस समय विफल रहा। उस समय अधिनियम क्या हो गया था? विफल हो गया था। उसके बाद भारत का जो पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ था 1961 में, पहला संयुक्त, ये भी क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट रखिए, आप आ सकता है कि पहला संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था। तो पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ था 1961 में और इसी में दहेज प्रतिषेध अधिनियम को पारित हो गया था। इसी में दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्या हो गया था? पारित हो गया था। तो ये इसका बेसिक था। इसके बाद हम लोग सीधे धाराओं पे चर्चा करेंगे, जिससे धाराएं पूछी जाती हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। धारा 1। धारा 1 है संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम इसका क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। और इसका जो विस्तार क्षेत्र है, इसका विस्तार क्षेत्र जो है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, संपूर्ण भारत में है। इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो संपूर्ण भारत में है। विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में। और प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ, लागू, प्रारंभ मतलब लागू 1 जुलाई 1961। क्लियर? धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र और प्रारंभ। ज्यादातर जितने भी अधिनियम आप पढ़ेंगे उसमें धारा 1 में यही रहेगा, संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र और प्रारंभ। और धारा 2 में हमेशा परिभाषा, अक्सर जितने अधिनियम आप पढ़ेंगे, एक दो बात को छोड़कर। तो धारा 2 में है दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा में कोई भी संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूतियों का आदान प्रदान जो होगा वही हमारा क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। और दहेज 3 स्थितियों में दिया जाता है। जैसे विवाह से पहले भी लोग दहेज ले लेते हैं, विवाह के बाद भी लेते हैं और विवाह के दौरान भी लेते हैं। अच्छा, ये जो दहेज आप बात कर रहे हैं 3 कंडीशन, ये होती कहाँ पर है? ये होती है विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है, या फिर एक पक्षकार के माता पिता दूसरे पक्षकार के माता पिता को देते हैं, या फिर उनके सगे संबंधित व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। दहेज के अंतर्गत धन, चल अचल संपत्ति, विवाह के एवज में किया गया वादा भी दहेज में आता है। जैसे आपसे कोई कहे कि आप मेरी, कोई व्यक्ति आए और कहे आप मेरी, मतलब लड़की जो बोल नहीं सकती है उससे आप शादी कर लीजिए, हम आपको 5 बीघे ज़मीन देंगे, या आपको एक सरकारी नौकरी लगवा देंगे। तो मेरी बेटी का एक पैर नहीं है, उससे आप शादी कर लीजिए, मैं आपको लखनऊ में एक प्लाट दिला दूंगा। तो इस तरह के जो भी वादे किए जाते हैं ये सब किस में आते हैं? दहेज में आते हैं। इसका एक अपवाद है महर। महर आप पढ़े होंगे
ये जो महर होता है ये मुस्लिम में होता है, इस्लाम धर्म में होता है। तो महर एक दहेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महर क्या है, ये लड़का पक्ष जो होता है वो लड़की पक्ष को पैसा देता है। और आप देखते हैं दहेज ज़्यादातर लड़की पक्ष वाले लगाते हैं कि लड़की पक्ष पैसा देता है। बात समझ रहे हैं? तो दहेज क्या है, किसी भी लड़की पक्ष द्वारा विवाह से पहले, विवाह के बाद या विवाह के दौरान चल अचल संपत्ति, धन या उसके एवज में किए गए जो वादे होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? दहेज कहलाते हैं। मांग द्वारा ही दहेज की उत्पन्न होती, मांग से ही दहेज क्या होता है? उत्पन्न होता है। एक केस आया था, केस पे हम लोग मेन फोकस करेंगे, जो भी केस हैं, क्योंकि केस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक केस था आपका हरवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर 1989, हरवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर 1989। इसमें कहा गया था ईच डिमांड इज डाउरी, यानी प्रत्येक मांग दहेज है। ईच डिमांड इज डाउरी, प्रत्येक मांग क्या है? दहेज है। तो आप ध्यान रखिएगा, धारा 1 में है संक्षिप्त नाम, विस्तार, क्षेत्र और प्रारंभ। धारा 2 में है दहेज की परिभाषा, और दहेज 3 स्थितियों में लिया जा सकता है, विवाह से पहले, विवाह के बाद और विवाह के दौरान भी। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि महर दहेज नहीं है, इसका संबंध इस्लाम धर्म से है और इसमें लड़का पक्ष लड़की पक्ष को पैसा देता है। और इसमें एक केस आया है हरवंश राय बनाम गुरशरण कौर 1989, जिसमें कहा गया ईच डिमांड इज डाउरी, यानी प्रत्येक मांग ही क्या है? दहेज है। बात क्लियर है? धारा 2 तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए अब धारा 3। धारा 3 है दहेज की सजा। ये जो 3 आप यहां पर देख रहे हैं, ये तीनों धाराएं आपको सजा के लिए हैं। ठीक है, धारा 3 है दहेज की सजा। ऐसी स्लाइड बनाई गई कि एक जगह पर एक चीजें क्लियर हो जाए। तो धारा 3 हो गई दहेज की सजा, और दहेज की सजा न्यूनतम 5 वर्ष या फिर 15,000 रुपये जुर्माना, और दहेज जितना दिया गया है, यानी दहेज जितना दिया गया, दहेज से कम ना हो, जितना दहेज रहे उतना दिया जाए। तो या तो 5 वर्ष की न्यूनतम सजा हो सकती है, 15,000 रुपये जुर्माना और दहेज जितना दिया गया, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कोई एक हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं एक साथ। क्लियर है? धारा 4 है दहेज मांगने के लिए सजा। तो दहेज मांगने के लिए सजा होती है 6 माह से 12 साल तक या 10,000 रुपये तक जुर्माना। 6 माह से 12 साल तक सजा या 10,000 रुपये जुर्माना। और धारा 4A, धारा 4A है दहेज विज्ञापन पर रोक। दहेज विज्ञापन पर रोक के लिए सजा है 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा और 15,000 रुपये तक जुर्माना। अब दहेज विज्ञापन पर रोक कैसे करते हैं? जैसे आप देखेंगे पेपर में आर्टिकल निकलते ना कि एक 12 वर्षीय या 28 वर्षीय महिला के लिए, विधवा महिला के लिए एक वर चाहिए। तो उस तरह के जो विज्ञापन होते हैं उन सब पर भी क्या होना चाहिए? रोक होना चाहिए। तो 3 धाराएं हैं जो दहेज के लिए सजा का प्रावधान करती हैं। पहली, एकदम क्रम में याद रखिए, पहली धारा 3, धारा 3 सीधे कहती है दहेज की सजा। धारा 4 में आएंगे तो हम दहेज मांगेंगे, तो दहेज मांगने के लिए सजा। धारा 4A दहेज विज्ञापन पर रोक। अब मांगने से काम नहीं चला तो मैंने विज्ञापन करने लगे। पहले क्या किए? दहेज दिए तो सजा हो गई, उससे बचने के लिए मैं दहेज मांगा, फिर सजा हो गई। अब मांगने से बचने के लिए हमने सोचा कोई दूसरा तरीका लगा, विज्ञापन करें, तो दहेज विज्ञापन पर हमें सजा मिल गई। तो 3 धाराएं हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की, जिसमें आपके सजा का प्रावधान किया गया है। तो दहेज धारा 3, धारा 4 और धारा 4A। नेक्स्ट देखिए धारा 5, दहेज के संबंध में किए गए करार शून्य होंगे। किए गए करार शून्य होंगे, इसका मीनिंग ये होता है, जैसे आप लोग सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना स्टाम्प पे लिखा लो, स्टाम्प पर लिखा लिया जाए कि हमने दहेज नहीं लिया, ये मुझे गिफ्ट के रूप में मिला है। तो दहेज के एवज में जो भी स्टाम्प पर कार्रवाई की जाती है वो सारी क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। दहेज के केस में किए गए करार क्या माने जाएंगे? शून्य माने जाएंगे। धारा 6, धारा 6 कहता है कि दहेज का महिला या उसके वारिस के लिए होना, यानी जो भी दहेज आपको मिला है उस पर महिला या उसके वारिस का अधिकार होना चाहिए। और ये इसकी एक समय सीमा होती है, शादी के 3 माह के भीतर वो महिला या उसके वारिस के नाम हो जाना चाहिए। कितने माह के भीतर? 3 माह के।
ठीक शादी के बाद 3 माह के भीतर, 3 माह के भीतर जो भी आपका दहेज हो महिला या उसके वारिस के नाम हो जाना चाहिए। ठीक, क्लियर? यदि जो भी दहेज मिले या महिला या उसके वारिस के नाम पर हस्तांतरित हो जाए। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? अगर नहीं हुई, अगर नहीं किए तो यहां पर सजा हो सकती है, और सजा क्या होगी? 6 माह से 2 साल। 6 माह से कितने साल तक? 2 साल तक, या फिर 5,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना, या फिर क्या हो सकता है 5,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना, या फिर दोनों। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? अगली धारा देखिए, धारा 7, अपराधों का संज्ञान। इसका मतलब है कि कौन सा अधिकारी होगा जो ऐसे अपराधों पर संज्ञान लेगा या इसकी जांच कराएगा। तो धारा 7 में अपराधों का संज्ञान है, और इसमें होता है अपराध की जांच के लिए महानगर मजिस्ट्रेट। अगर मामला महानगर का है तो महानगर मजिस्ट्रेट देखेगा, और अगर गांव का है तो प्रथम श्रेणी न्यायिक न्यायाधीश देखेगा। और ये जो न्यायाधीश है ये कार्रवाई किस आधार पर करेंगे? तो जो पुलिस रिपोर्ट होगी उसी के आधार पर कार्रवाई करेंगे। ये जो हमारे दोनों अधिकारी हैं ये पुलिस रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट के अनुसार? पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करेंगे। ठीक, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ये क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे। और इसमें अपील कौन कर सकता है? तो अपील जानते हैं कौन कौन कर सकता है? इसमें जो अपील करेगा, अपील मतलब कौन केस दर्ज कर सकता है, कौन जाके गुहार लगा सकता है कि मेरी पीड़ा सुनी जाए। तो भाई अब सीधे समझो, अपील यानी पीड़ा कौन कर सकता है? महिला कर सकती है। जो पीड़ित महिला है उसके माता पिता कर सकते हैं, महिला के सगे संबंधी कर सकते हैं, और एनजीओज जो होते हैं महिलाओं के संबंधित वो इस पर अपील कर सकते हैं। क्लियर? धारा 8, धारा 8 है अपराध की प्रवृत्ति कैसी है। यानी जो अपराध है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के थ्रू दहेज लेना, ये अपराध जो है वो किस प्रकार का अपराध है? तो ये होता है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है कि गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अपराध के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती, बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती, बिना वारंट गिरफ्तारी। बिना वारंट गिरफ्तारी का मतलब आप समझ रहे हैं? गैर जमानती अपराध, यानी कि इसमें जमानत नहीं होती, गैर जमानती अपराध। और असमनीय का मतलब होता है कि इसमें समझौता नहीं हो सकता। इसमें क्या नहीं हो सकता? समझौता नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? इसमें समझौता नहीं हो सकता। बाकी सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन समझौता नहीं कर सकते इसमें आप। समझौता हो जाए तो फिर दहेज का है ना, सही बात है कि नहीं? तो समझौता आप इसमें नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? और ये जो गैर जमानती अपराध ये जोड़ा कब गया था? 1984 के संशोधन द्वारा, 1984 के संशोधन द्वारा इसे गैर जमानती अपराध घोषित किया गया था। क्लियर है? संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय मतलब गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं है, वारंट नहीं चाहिए गिरफ्तारी के लिए। गैर जमानती अपराध है, 1984 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और असमनीय यानी कि समझौता नहीं हो सकता, समझौता नहीं हो सकता। क्लियर? धारा 8A, धारा 8A का में है कि धारा 4 व धारा 3 में आरोपित व्यक्ति पर सबूत का भार स्वयं पर होता है। इसका मतलब ये है कि धारा 3 और धारा 4 यानी दहेज और दहेज मांगने ना, धारा 3 में क्या है? दहेज के लिए सजा, और धारा 4 में दहेज मांगने के लिए सजा। तो उन दोनों केस में जो व्यक्ति आरोपित है यानी आरोप किया है वह अपने लिए अपनी साक्ष्य खुद प्रस्तुत करेगा, यानी अपना निर्दोष होने के लिए साक्ष्य स्वयं प्रस्तुत करेगा, किसी और के द्वारा उसके साक्ष्य मान्य नहीं होंगे। समझ रहे? तो सबूत का भार स्वयं पर होगा, यानी उसे खुद साबित करना है कि वह क्या है? निर्दोष है। बात समझ रहे? 8A में ऐसी जानकारी दी गई है। तो 8 में है धारा की प्रकृति प्रवृत्ति, 8A में है कि आपको साबित करना है कि आपने दहेज नहीं लिया। 8B कहता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति जो राज्य सरकार द्वारा
की जाती है। दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। अच्छा, इसके कार्य क्या है ये भी आप देख लीजिए। तो 8B के तहत जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसका पहला कार्य होगा एक्ट को लागू करना। क्या करेगा? एक्ट को लागू करवाना। ठीक। दूसरा कार्य इसका होगा दहेज आदान प्रदान रोकना। दहेज का आदान प्रदान क्या करे? रोकना। दहेज आदान प्रदान रोकना। क्लियर है भाई? और तीसरा काम इसका होगा आरोपी के खिलाफ साक्ष्य लाना। जो आरोपी है उसके खिलाफ क्या लेके आए? साक्ष्य लाए। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य लाना। खिलाफ साक्ष्य लाना, ये इसके काम होते हैं। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। ये कौन कहता है? 8B। 8B कहता है कि दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति करेगा। और कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। और इसके कार्य क्या होंगे? एक्ट लागू करवाना, दहेज आदान प्रदान रोकना, आरोपी के खिलाफ साक्ष्य लाना। क्लियर है? इसके बाद जो धारा आपकी 9 और 10 है वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। उसमें 9 में है कि एक इस एक्ट पर कानून केंद्र द्वारा बनाया जाएगा, और धारा 10 में है कि इस एक्ट पर कुछ कानून राज्य द्वारा बनाए जाएंगे। तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केंद्र रहे तो 9 और राज्य रहे तो 10। इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। देखिए, संशोधन में पहला संशोधन 1984 अभी पीछे आपने पढ़ा है कि अपराध को गैर जमानती बनाया गया था। पीछे भी बताया गया है गैर जमानती अपराध धारा की प्रवृत्ति, धारा 8 में ही तो बताया गया ना। गैर जमानती अपराध होगा, संज्ञेय अपराध होगा, असमनीय होगा। तो गैर जमानती अपराध के संशोधन से लाया गया 1984। और एक संशोधन हुआ था 1986 में, जिसमें सजा कम से कम 5 वर्ष की गई थी। कम से कम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान कर दिया, और 15,000 रुपये जुर्माना या दहेज कीमत जो अधिक हो, यानी 15,000 जुर्माना या फिर दहेज अगर 15,000 से अधिक है तो दहेज वाली कीमत, और कम है तो 15,000। बात क्लियर है? तो ये थे इसके संशोधन। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ धाराएं जो IPC और साक्ष्य अधिनियम से जुड़ी हुई हैं। धारा 304B, धारा 304B। अब धारा 304B IPC की है। धारा 304B IPC, इसमें है दहेज मृत्यु। क्या चीज़ है भाई? दहेज मृत्यु। और दहेज मृत्यु यानी कि दहेज प्रथा कब लग सकती है? शादी के 7 वर्ष के भीतर अगर महिला की मृत्यु हो जाए। शादी के 7 वर्ष के भीतर अगर महिला की मृत्यु हो जाए तो आपको दहेज मृत्यु के केस में सजा सुनाई जा सकती है। और महिला की मृत्यु कैसे हो? जलने से या शारीरिक चोट से, यानी ऐसा लगे कि महिला के ऊपर कुछ पीड़ा थी या उसको प्रताड़ित करके मारा गया। और IPC की इस धारा के तहत आपको सजा कितनी हो सकती है? 7 वर्ष से आजीवन कारावास। 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक आपको सजा हो सकती है। दूसरी धारा है धारा 498A IPC। इसमें क्या है कि पति या ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता दहेज उत्पीड़न के संबंध में क्रूरता की जाए, यानी आपसे महिला से दहेज मांगा जाए, उसको मारा जाए, प्रताड़ित किया जाए, ये सारी चीज़ें का जो जिक्र है वो धारा 498A IPC में किया गया है। और इसके लिए आपको 3 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। 3 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B, इसमें दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणाओं से संबंधित है कि कौन कौन सी धारणाएं जो दहेज मृत्यु के दर्शाती हैं। तो जैसे पहला है कि महिला की मृत्यु दहेज मांग के कारण हुई। अगर किसी महिला की मृत्यु दहेज मांग के कारण हुई है तो दहेज मृत्यु के थ्रू आएगा। दूसरा है कि मृत्यु के तुरंत पहले उस महिला के साथ संबंधित व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न या क्रूरता की गई हो, यानी कि मृत्यु के पहले उस महिला के साथ क्रूरता की गई, उसको मारा गया हो या कुछ ऐसा किया गया हो जिससे वो मृत्यु के लिए मजबूर हो गई हो कि नहीं अब मुझे मृत्यु या अपनी सुसाइड कर लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो साक्ष्य अधिनियम में आपको बताती हैं 113B, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B। बात क्लियर है? अब यही जो IPC आपने पढ़ी है, इसी चीज़ को जब आप BNS से पढ़ेंगे,
जब भी जैसे आप बीएनएस में पढ़ेंगे तो सेम यही धाराएं थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएंगी। ये धारा हमारी हो जाती 80। कौन सी धारा हो जाएगी? 80। 80 में दहेज हत्या से संबंधित है। 80 किससे संबंधित है? दहेज हत्या। दहेज हत्या, क्लियर। और 80A या 80(1) कह लीजिए। 80(1) जो है वो दहेज की परिभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? परिभाषा से संबंधित। और 80(2) जो है 80(2) ये सजा से संबंधित है। किससे? सजा। सजा वही है 7 साल या फिर आजीवन कारावास जो इसमें दिया गया है। और 85 जो है 85, ये 85 हमारी क्रूरता से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रूरता। तो बीएनएस की 5 धाराएं आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, जो दहेज से संबंधित है। 80 जिसमें दहेज हत्या है, 80(1) जिसमें परिभाषा दी गई है, 80(2) जिसमें सजा का प्रावधान है, और 85 जिसमें क्रूरता के बारे में बताया गया। तो बीएनएस भी आप यहीं साथ में नोट करते चलिएगा, क्योंकि आईपीसी से जब बदल के बीएनएस बना है तो उससे रिलेटेड धाराएं आपसे पूछी जा सकती हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? चलिए, बाकी सजा में कोई चेंज नहीं। सजा इसमें भी 7 साल से आजीवन कारावास थी और बीएनएस के 80(2) में भी सजा वही है, 7 साल से आजीवन कारावास। तो ये हो गया हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के जो थ्योरी वाला पार्ट था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एमसीक्यूज, यानी जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर कुछ नए क्वेश्चन जो आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि एक उद्योगपति ने एक विज्ञापन छपवाया कि जो भी उसकी अंधी पुत्री से विवाह करेगा वो उसकी संपत्ति का आधा भाग दिया जाएगा। क्या उसने कोई अपराध किया है? अभी आपने पढ़ा था विज्ञापन, याद आया? 3 दहेज, 4 दहेज की मांग, 4 विज्ञापन। और विज्ञापन क्या है? अपराध है। तो दहेज प्रतिषेध की धारा 4A के अंतर्गत क्या कर रहा है? अपराध कर रहा है। पीछे आपको बताया गया विज्ञापन एक प्रकार का क्या है भाई? अपराध है। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, कह दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज शब्द में सम्मिलित है। अब ध्यान दीजिए, पहला क्या? मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया महर। अपवाद ने बताया था 2 में ही, आपको याद हो धारा 2 दहेज की परिभाषा, तो उसमें महर दहेज नहीं होता, आपको बताए थे। वर के भाई के साथ वधू की बहन के विवाह का वादा, इसको भी रोक के रखिए। नाना नानी द्वारा नाती के पोते पर उपहार, ये भी नहीं है। एक दलित द्वारा अपनी पुत्री के वर के साथ विवाह करने हेतु वर द्वारा दिया गया धन, तो वर द्वारा दिया गया धन तो दहेज होता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। वर के भाई के साथ वधू की बहन के विवाह का वादा, आपने पढ़ा ना, दहेज के एवज में किया गया वादा भी आपका क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। विवाह के एवज में किया गया वादा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दहेज हो जाएगा। विवाह के एवज में किया गया वादा भी क्या कहलाता है? दहेज, धारा 2, जहाँ दहेज की परिभाषा है। अगला देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज लेने या देने पर क्या सजा है? तो सजा क्या है? 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना जो 5,000 या दहेज के मूल्य से कम नहीं होगा। ये तो होगा। 1 वर्ष की सजा कहीं प्रावधान ही नहीं दिया गया, 5 वर्ष का था, केवल जुर्माना लगेगा नहीं, दोनों लग सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 किस वर्ष पारित हुआ? ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ रहा है किस वर्ष पारित हुआ, तो 1961, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, 1961। अगला देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज का क्या मतलब है? दहेज का क्या मतलब है? तो ये देखिए, दहेज का मतलब धारा 2, विवाह से पहले, विवाह के समय, विवाह के बाद दी गई कोई भी संपत्ति या मूलमान प्रतिभूति क्या होती है? दहेज होती है। अगला क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विज्ञापन पर पाबंदी है? धारा 4A, विज्ञापन पर पाबंदी, धारा 4A। सजा कितनी होगी? 6 माह से 5 वर्ष तक, और जुर्माना 15,000। क्लियर? अगला, निम्नलिखित में से क्या असत्य है? निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इस अधिनियम के अपराध, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध कैसे होते हैं? संज्ञेय होते हैं, बिल्कुल सही। असमनीय होते हैं, बिल्कुल सही। अजामनती होते हैं, बिल्कुल सही। वही गैर जमानती। तो कौन सा सत्य है ये?
दहेज प्रतिषेध अधिनियम में जो अपराध है वो जमानतीय नहीं अजमानती होता है, गैर जमानती होता है। पूछा असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए, सलाहकारी बोर्ड में अधिकतम कितने समाज कल्याण के सदस्य होंगे, तो समाज कल्याण के सदस्य होंगे कितने, 5। कितने सदस्य होते हैं, 5 होते हैं। सलाहकारी बोर्ड में अधिकतम कितने समाज कल्याण के सदस्य होंगे, 5, जिसमें महिलाओं की संख्या होती है 3, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी होती है, 2। 3 और 2 का रेशियो होता है, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 2। क्वेश्चन में देखो ये आ गया, सलाहकारी बोर्ड में कितनी महिला होंगी जो समाज कल्याण के क्षेत्र से होंगी, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समाज कल्याण क्षेत्र से होंगे 5, जिसमें 2 क्या होंगी, महिलाएं होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के कौन से क्रम का अधिनियम है, तो 28 कौन से क्रम का है, 28वें क्रम का अधिनियम। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति आदेश के बाद भी असफल होता है दहेज लौटाने में, आदेश के बाद भी असफल होता है दहेज लौटाने पर, तो क्या किया जाएगा, वसूला नहीं जाएगा, कलेक्टर द्वारा वसूला जाएगा, न्यायालय द्वारा जुर्माने की तरह वसूला जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा वसूला जाएगा, न्यायालय द्वारा। अभी आपने पढ़ा था ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धारा 7 पढ़े थे ना वहाँ पे, कि अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश। क्लियर है। अगर आप ये जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बस इन्हीं को देख लेंगे तो आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 7वां क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कहाँ पर लागू है। अब इसमें गलतियाँ बहुत होंगी, बहुत सारे लोग इस पे लगा देंगे, लेकिन हमने पहले ही बताया है धारा 1 में जहाँ पे लिखा गया परिभाषा, विस्तार क्षेत्र और लागू कब हुआ या संक्षिप्त नाम कब है, तो इसकी परिभाषा में बताया गया था कि ये पूरे भारत में है। कहाँ पे है, पूरे भारत में लागू है। क्लियर है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, नहीं बहुत सारे लोग जम्मू हटा देंगे। अगला देखिए, यदि दहेज लेने वाला व्यक्ति दहेज लौटाने में असफल रहा तो सख्त यानी क्या सजा दी जाएगी, तो उपरोक्त में से कोई भी, उसे 6 माह से 2 वर्ष की सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। मैंने बताया था ना कि दोनों हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, तो उपरोक्त सभी। अगला देखिए, कोई विज्ञापन पर पाबंद लगाया है, फिर भी दहेज के लिए दिया जाता है, तो इसके लिए होगी 4A। क्या ध्यान रखना है, 4A विज्ञापन पर रोक, और वहाँ पे क्या था, 6 माह से 5 वर्ष की सजा। 6 माह से 5 वर्ष की सजा किस धारा में है, कौन सी धारा है भाई, धारा 4A। ये तो है विज्ञापन पर रोक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संज्ञान किस पर लिया जाता है, सभी पर। पीछे बताया गया पुलिस रिपोर्ट पर, परिवार वाले व्यक्तियों पर या सूचना पर, सभी पर। किस पर संज्ञान लिया जाता है, सभी पर। संज्ञान लेता कौन है, न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 7 बताया था ना, उसमें किसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ, लागू नहीं, क्या हुआ है, पारित। तो पारित हुआ था मई में, 20 मई 1961। अगला देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब से लागू किया गया, जुलाई 1961। पहली स्लाइड आप देखिएगा, जुलाई 1961। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पक्षकार नातेदार दहेज मांगता है तो दंडनीय नहीं है, बिल्कुल गलत, मांगेगा तो दंड होगा। फिर कह रहा है, यदि नातेदार भेंट देता है रूढ़िगत तरीके से परंतु अपनी आर्थिक सामर्थ्य से अधिक दहेज है, सही भाई, भेंट दे लेकिन अपने आर्थिक सामर्थ्य से ज़्यादा दे रहा है धन, तो इसका मतलब क्या है, वो दहेज दे रहा है। विवाह के दौरान दिया गया भेंट दहेज ये नहीं होता है, ये गलत है। विवाह के दौरान दी गई भेंट दहेज नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान इस अधिनियम पर लागू नहीं होता है, कौन सा इस अधिनियम पर लागू नहीं होता, जमानत, बंधपत्र, परिसीमा लागू नहीं होती, परिसीमा इस पर लागू नहीं होती। क्लियर। अगला देखिए 15, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता या देता है तो कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो कितना जुर्माना, देखो 2 ऑप्शन है,
एक जैसे लिखा कम से कम, एक लिखा अधिकतम से अधिकतम, तो ना तो कम से कम का जिक्र है और ना अधिकतम का जिक्र है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब आया क्या, 15,000 रुपये से दहेज के मूल्य तक, ये बताया था ना, या तो 15,000 रुपया है जितना दहेज है उन तक आपको मिलेगा। अगला क्या है, दहेज लेने या देने का करार शून्य होगा। दहेज लेने या देने का करार शून्य होगा, कौन सी धारा, धारा 5। किस धारा में कहा गया है, 5 में, याद करिए पीछे, धारा 5। धारा 5 में आपको बताया गया है कि दहेज के संबंध में किए गए करार क्या होंगे, शून्य होंगे। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा दहेज कैसे दिया जा सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से। दहेज प्रत्यक्ष भी दे सकते हैं और अप्रत्यक्ष भी दे सकते हैं। अगला देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध का संज्ञान लिया जाएगा। धारा 7 अपराधों का संज्ञान किसमें है, धारा 7 अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और महानगर मजिस्ट्रेट दोनों लेते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। प्रथम श्रेणी कहाँ पे लेगा, गांव में, और ये कहाँ लेते हैं, महानगरों में, महानगरों में। बात क्लियर, और ये गांव में लेंगे। नेक्स्ट देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज लेने या देने के लिए किस धारा में सशस्त्र की गई है। दहेज लेने या देने में, तो लेने और देने की बात कहाँ करता है, धारा 3। दहेज की सजा धारा 3 में, कौन सी हो गई, धारा 3। धारा 4 में तो मांगना है, इसमें लेने और देने की बात कर रहा है सिर्फ, ठीक है। आगे देखिए, किस धारा के अंतर्गत दहेज मांगने पर शास्ति का प्रतिबंध किया गया, दहेज मांगना, धारा 4। धारा 4 में क्या है, दहेज मांगना। तो ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से। ये अगर आप देख लेंगे तो इससे अतिरिक्त क्वेश्चन यहाँ से बनने की कोई संभावना नहीं है। तो आज का टॉपिक दहेज प्रतिषेध अधिनियम यहीं तक समाप्त हो गया है। इससे ज़्यादा आपको कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जो थ्योरी है उसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर PDF की ज़रूरत है तो आप PDF के लिए 9807222308 इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। क्या कर दीजिए भैया, व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपको वहाँ पे PDF भेज दी जाएगी। क्लियर है, आंसर के साथ PDF भेज दी जाएगी, दिक्कत नहीं। अगर आंसर मिलाना है तो फिर आप सीधे वीडियो देखिए, वहाँ से आंसर मैच करा लीजिए। पहले आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए आंसर बना लीजिए। कोई दिक्कत है तो आज की क्लास यहीं तक। हम लोग की मुलाकात होगी नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ, इसी अधिनियम के थ्रू में। आप अगर बोलें तो अगला टॉपिक RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से ही लेके आएंगे। वहाँ पे इसी तरह टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।